Assalamualaikum and hi to everyone. Dear students, uh, आज हम साइंस चैप्टर क्लास 10th NCERT उसका हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज जो है सो हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। कि सबसे पहले तो हमने कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिस्कस किया था उसके अंदर, फिर उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड विंड एनर्जी। मतलब अच्छा सोर्स क्या है तवन्नाई का, थर्मल पावर प्लांट के बारे में, और हाइड्रो पावर प्लांट और हवाई तवन्नाई। ये चंद टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। और ये सारे जो है सो कौन से सोर्सेस थे? कन्वेंशन यानी रिवायती। तो अब आगे हम देखेंगे चैप्टर का, ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो बच्चों सबसे पहले हम पार्ट 2 में जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है बायोगैस, यानी इंग्लिश में भी हम इसको बायोगैस या बायोमास भी कहते हैं। तो चलिए, ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी रिवायती है, और इसको भी हम बहुत पहले से इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये बायोगैस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो बायोगैस है, सबसे पहले जो हमारे जो जानवरों का जो फुजला जिसे गोबर कहते हैं, उसके ज़रिए हम इस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा अगर हम हमारे पास्ट में अगर हम ध्यान देंगे, जो हमारे आबा अजदाद थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग इसको क्या है पहले एज ए गोबर के उपले, नाम तो सुने होंगे आप लोग, हाँ, जिसको इंग्लिश में हम कावडंग बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। जो गोबर होता था उसको सुखाते थे, सुखा के फिर उसको यूज़ में लाते थे। तो वो भी एक तरह का ईंधन था जिससे हम अपने घरों में खाना वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर उसमें एक चीज़ जो देखने को मिलती थी हमको, जब वो गोबर के जो उपले होते हैं उसको हम जलाते हैं तो वो ज़्यादा धुआं खारिज करते थे, यानी बहुत ज़्यादा धुआं। देखे होंगे आप लोग भी, जैसा कि जब प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक, यानी स्मोक बहुत ज़्यादा उनका होता। और एक जो दूसरी चीज़ है, जब वो गोबर के उपले जब हम जलाते हैं तो उससे जलने के बाद राख बचती है, बहुत ज़्यादा राख, यानी वेस्ट, जिसको हम लॉट ऑफ ऐश रेसिड्यू बोलते हैं। तो ये गोबर को हम, जो हमारे पहले दादा वगैरह, यानी पहले ग्रैंड पेरेंट्स हमारे यूज़ करते थे ये पहले, अभी तो बहुत कम हो गया, फिर भी आज भी हम विलेजेस में या देहातों में देखेंगे तो आज भी हमको गोबर के उपले गांव वाले जो है सो यूज़ करते हैं एज ए ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर। अब साइंस ने तरक्की की है तो इसी चीज़ को क्या है न्यू टेक्निक में इस्तेमाल करें, यानी नई टेक्नोलॉजी को कैसे इसको हम यही गोबर के जो गोबर है उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो जो बायोगैस बनाने के लिए जो हमको मटेरियल लगता है, जो चीज़ लगती है, वो क्या है? जानवरों का गोबर, यानी कावडंग जिसको बोलते हैं। फिर सब्जियों के बाक़ियात, यानी जो वेजिटेबल जो वेस्ट रहता है, ये चीज़ें, ये सारे चीज़ों के ज़रिए हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा। पहले ये जो सारे जो फजूल मादे हैं, यानी फजलों के मादे जो भी हैं, उससे हम एक बायोगैस प्लांट में डाल के उसके ज़रिए हम गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसको समझने के लिए हम फिगर के थ्रू जाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ होती थी। तो एक ये बायोगैस प्लांट होता है, यहाँ से इसको देखिए, ये हमारा बायोगैस प्लांट है, यानी गोबर गैस प्लांट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इस तरह का फिगर है, और ये फिगर भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा है बहुत दफ़ा। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है बायो प्लांट, ये बायोगैस प्लांट, इसके ज़रिए हम आते। सबसे पहले तो जो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसा अभी यहाँ पर हम देखें कि जानवरों का गोबर, सब्जियों के बाक़ियात, यानी तो इंग्लिश में बोलेंगे हम उसको कावडंग या वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे चीज़ों को क्या है सैलरी, ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन इसमें डालते हैं। यहाँ डालने के बाद ये चीज़ यहाँ से होते हुए डाइजेस्टर जो दिख रहा है, ये बड़ा सा टैंक एक खड्डे की शक्ल में,
होता है उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं, जानवरों का गोबर, सब्जियों के बाक़ियात वगैरह। अब डालने के बाद ये जो डाइजेस्टर है, ये डाइजेस्टर में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसको हम उर्दू में बोलेंगे खुर्दबीनी अजसाम। ये खुर्दबीनी अजसाम क्या है, ये जो जानवरों का गोबर, जो दूसरे बाक़ियात वगैरह हैं, उसको पूरा डाइजेस्ट करता है, यानी एकदम पूरा उसको गला देता है, सड़ा देता है, जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है। वो गैस जो है सो यहाँ गैस टैंक में लेते हैं और गैस टैंक से जो है सो गैस आउटलेट के ज़रिए हमारे जो घरों के जो सिलेंडर्स होते हैं उस सिलेंडर में आते हैं और उसी गैस से हम हमारा घरों में जो है सो फूड तैयार होता है। तो ये एक बायोगैस प्लांट है और उसका प्रोसेस है कि किस तरह से होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो बायोगैस प्लांट है इसमें गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, ये तो हम डिस्कस करें। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, यानी जो बायोगैस प्लांट है ये कितना हमारे को यूज़फुल है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के थ्रू हम जाएंगे कि बायोगैस जो हमारे को कितना मुफीद है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उसके हम एडवांटेजेस देखेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है हमारे को बायोगैस। सबसे पहले तो बायोगैस से जो हमको जो फ्यूल मिलता है, जो ईंधन मिलता है, वो बहुत ही उम्दा होता है, यानी एक्सलेंट फ्यूल मिलता है ना, बहुत ही अच्छा वाला। और जब ये जलता है तो बग़ैर धुएं के जलता है। ये याद रखने के पॉइंट्स हैं आपको बच्चों कि जब इसको हम बर्न करते हैं तो बग़ैर धुएं के जलता है, यानी बर्न्स विथआउट स्मोक। ठीक है, राख नहीं बचती। तीसरा जो फ़ायदा है इसका, कोई राख, हम देखते हैं घरों में जो सिलेंडर होता है आग जलने के बाद कोई हमको राख नहीं मिलती, यानी नो रेसिड्यू, कुछ भी बचता नहीं जलने के बाद। और जो चौथा पॉइंट है, हरारती ख़तर बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो इसका हीटिंग कैपेसिटी है वेरी हाई, यानी बहुत ही अच्छी हीट इससे हमारे को मिलती है। और लास्ट वन जो है सो सैलरी को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बायोगैस में एक अच्छी चीज़ क्या है, जो चीज़ हम जब गैस प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रोड्यूस करने के बाद जो यूज़ हो जाती है, फिर जो उसका बचा हुआ मादा बचता है, यानी सैलरी यूज एज मैन्योर, तो उसको मैन्योर की शक्ल में यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बचने का जो मैन्योर है इसको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं खेतों में, ज़राअत में। बहुत ही अच्छी वाली खाद होती है, इससे फसल को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोगैस प्लांट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। ठीक है, हम एक तो गोबर का यूज़ करते हैं, इसको गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, हम गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जो चीज़ बचते हैं मैन्योर, जिसको खाद बोलते हैं, उसको भी हम क्या है खेतों में यूज़ करते हैं। और एक अच्छी चीज़ क्या है इसमें बोले तो इसमें 75% तक मीथेन गैस आती है। कौन सी आती है? मीथेन गैस, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बर्न होती है और यूज़ भी होती है। तो ये थे हमारे बायोगैस प्लांट के ज़रिए हम गैस का तैयार करते हैं। यहाँ एक और एक चीज़ जो हम छोड़े यहाँ पर कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चीज़ें हमारे को बायोगैस प्लांट के थ्रू मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो बची जो चीज़ है खाद के तौर पर हम उसको खेतों में इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोगैस प्लांट और उसके ज़रिए हम गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी जो है से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या मुतबादिल या गैर रिवायती तवन्नाई के ज़राए। तो अब यहाँ से चैप्टर का थोड़ा अलग चीज़ आती है। जो अब तक हम जो डिस्कस करें टॉपिक्स यहाँ पर जो हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, वो कन्वेंशनल थे, यानी रिवायती तवन्नाई के ज़राए जो बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे थे। अब हम देखेंगे कि गैर रिवायती तवन्नाई के ज़राए, या नहीं तो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको, या नहीं तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये चीज़ हमारे को क्यों ज़रूरत पड़ी कि नॉन कन्वेंशनल या अल्टरनेट एनर्जी के ज़राए निकालना, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। क्यों, पहले से हम जो इस्तेमाल कर रहे थे जैसे थर्मल पावर प्लांट और विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट या बायोगैस, ये सारे रिवायती थे। इनके रहते हुए भी हम क्या करें, फिर से गैर रिवायती तवन्नाई के ज़राए भी यूज़ में लाए। वो क्यों लाए वो हम देखेंगे, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमको गैर रिवायती तवन्नाई को लाने की, वो देखेंगे। पहले जो पॉइंट है फर्स्ट, वो तवन्नाई की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम जो तवन्नाई यूज़ कर रहे हैं वो तवन्नाई हमें नाकाफ़ी हो रही है,
यानी और ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि और ज़्यादा तवन्नाई प्रोड्यूस करना है, और ज़्यादा तवन्नाई पैदा करना है, इसलिए हम गैर रिवायती तवन्नाई के ज़रायों का इस्तेमाल में लाए। यानी डे बाय डे आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज, यानी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। अब ये क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके रीजंस देखेंगे हम कि ये डे बाय डे हमारी तवन्नाई की जो डिमांड्स है वो बढ़ती ही जा रही है। उसके क्या रीजंस हैं हम देखेंगे। फर्स्ट तो रकाजी ईंधन महदूद है। जो रकाजी ईंधन है वो महदूद है, यानी फॉसल फ्यूल्स रिजर्व इन अर्थ आर लिमिटेड। जो ज़मीन से हम रकाजी ईंधन निकाल रहे हैं डीजल की शक्ल में या पेट्रोल की शक्ल में या लकड़ी कोयला जो भी शक्ल में है, ये महदूद है। यानी धीरे धीरे हम जो स्पीड से ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम फॉसाइल फ्यूल या रकाजी ईंधन, आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक रीज़न है हमारा मुतबादिल यानी अल्टरनेट सोर्स को इन्वेंट करने का। दूसरा क्या है, रकाजी ईंधन पर एनएसआर को कम करना। यानी जो हमारी जो आज ज़िंदगियाँ जो लाइफ चल रही है वो ज़्यादातर फॉसल फ्यूल को चल रही है, यानी डीजल पेट्रोल। तो ये चीज़ को हम कम करना चाह रहे हैं क्योंकि ये ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हम क्या है एक अल्टरनेट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसके ज़रिए हम अपनी जो तवन्नाई की जो नीड है उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट चीज़ है माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी। और एक चीज़ जो देखने में आता है, जितना भी हम रकाजी ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे माहौल क्या होता है, आलूदा हो रहा है। क्या हो रहा, आलूदा है ना, पोल्यूशन हो रहा है बहुत सारा। क्यों, ये जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जब इनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से जो है कई किस्म के गैसेस निकलते हैं और वो गैसेस हमारे माहौल या हवा में फैलकर हमारे माहौल को गंदा कर रही, पोल्यूटेड कर रही, आलूदा कर रही। तो ये भी क्या है, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम अल्टरनेट सोर्स निकाल रहे हैं, यानी रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल एंड टू सेव द इन्वायरमेंट। यानी पोल्यूशन लेवल को कम करना है और जो है सो इन्वायरमेंट को सेव रखना है। तो ये इसलिए हम क्या करें कि अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इन्वेंट करें या उसको हम तरजीह दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल में लाएंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ। चलिए, सबसे पहले देखिए अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे सोलार एनर्जी यानी शमसी तवन्नाई। सोलार मतलब सूरज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सूरज यानी सन से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको सोलार एनर्जी बोलती है या शमसी तवन्नाई। तो ये हमारी कौन सी एनर्जी है, सोलार एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है। कौन सी है, नॉन कन्वेंशनल। उर्दू में अगर बोलेंगे हम इसको तो वो क्या है, गैर रिवायती तवन्नाई का जरिया है शमसी तवन्नाई। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे सूरज से हम किस तरह तवन्नाई हासिल करते हैं और उसके कैसे कैसे उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखेंगे सोलार एनर्जी जो है सो क्या करती है, सोलार एनर्जी को कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये सेल ऐसे आलात हैं जो शमसी तवन्नाई को बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं मैं आपको फिगर के ज़रिए समझाऊँगा, आप एक निगाह पर देख लीजिए कि ये जो है हमारा सोलार सेल है। इस तरह के सोलार सेल रहते हैं। ये सोलार सेल को इस्तेमाल करते हुए सूरज की जो रोशनी है उसको क्या है, सोलार सेल कन्वर्ट्स करते हैं यानी तब्दील करते हैं, यानी कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी सनलाइट जो सूरज की रोशनी है उसको बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करते हैं। इस तरह के सोलार सेल होते हैं और उसके ज़रिए हम जो है सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे जो हम जब आप लोग 12th में जाएंगे या साइंस लेंगे तब हमारे को डिटेल में पता चलेगा कि भाई सोलार एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से कन्वर्ट होती है। मगर अब हमारे को 10th में बस इतना मालूम हो करना है कि जो सोलार सेल हैं उसके ज़रिए हम सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है सोलार एनर्जी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कौन करती है, सोलार सेल, जो अभी मैं बताया फिगर में वो। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर कई सारे सेलों को जब एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस निज़ाम को शमसी पैनल कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ हम आपको ध्यान में ये रखना है, वो जो सोलार सेल अभी जो फिगर बताया मैं, वैसे कई सारे सोलार सेल का क्या है कंटिन्यूसली उनको लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे रहते हैं समझो। तो ये पूरों को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो एक दूसरे से जोड़ते हैं वो पूरे निज़ाम को क्या बोलते हैं, शमसी पैनल बोलते हैं। यानी लार्ज नंबर ऑफ सोलार सेल्स आर कंबाइंड, उनको कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं इन एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट के तौर पर उनको जोड़ा जाता है
उनको क्या बोलते हैं? कॉल सोलर सेल पैनल। इनको क्या बोलते हैं? सोलर सेल पैनल। तो ये सोलर एनर्जी का जो फर्स्ट यूज़ है, हम सोलर सेल के ज़रिए सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से शमसी तवन्नाई को बर्क़ी तवन्नाई में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फ़ायदों को डिस्कस करेंगे कि सोलर सेल के क्या फ़ायदे हैं वो देखेंगे। फर्स्ट, बहुत कम रख रखाव, यानी इनका लो मेंटेनेंस रहता है। इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मतलब बार बार कोई चीज़ें मेंटेनेंस जो रहता है जो भी वो ज़्यादा नहीं लगता। एक बार इंस्टॉल कर लिए तो काफ़ी है, उसको बार बार ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता। नेक्स्ट चीज़ जो है, हरकत पजीर पुर्जे नहीं होते। इसमें एक और अच्छी चीज़ क्या है कि नो मूविंग पार्ट्स, यानी जो ये सोलर सेल है हमारा पैनल सेल, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, मतलब हलने वाला या हरकत करने वाला कोई पार्ट्स नहीं है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है, एक ही जगह उसको हम रख देते हैं सूरज के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट और एक अच्छी इसकी खूबी यह है कि दूर दराज इलाकों में लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट्स, यानी सेटअप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया, यानी ऐसे जगहों पर भी हम इसको लगा सकते हैं जहाँ पर हम तारों के ज़रिए यानी वायरों के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पहुँचा सकते। जैसे पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया जिसको बोलते हैं हम, हिली रीजन में जो है सो वहाँ पर हमको तारों के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। खंभे वगैरह गाड़ना, फिर तारों को खींचना, तो उस जगह इलेक्ट्रिसिटी इसके ज़रिए यानी सोलर सेल बिठा के हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इसका अच्छा फ़ायदा है। ये 3 फ़ायदे हैं इसके। एक तो है बहुत कम रखाव यानी लो मेंटेनेंस, नो मूविंग पार्ट्स यानी कोई हरकत वाले पुर्जे नहीं होते इसमें, और तीसरा और अच्छा फ़ायदा ये है इसका कि दूर दराज वाले इलाकों में भी लगाया जा सकता है इसको। मतलब ऐसे एरिए जैसा इनएक्सेसिबल यानी जो हमारे रेंज में नहीं रह सकते, जहाँ पर हिली एरिया पहाड़ी में जो बताया वहाँ पर लगाना इसको आसान होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे हम क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में हम देखो इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, यानी बनाने में बहुत ज़्यादा लागत आती है। यानी फर्स्ट जब इसको हम बनाते हैं तो उस टाइम क्या है, इसको बहुत ज़्यादा लागत लगती है, यानी खर्च बहुत लगता है, यानी फर्स्ट जो हम इसको बनाने लगते हैं। दूसरा, सिलिकॉन फॉर मेकिंग सेल इज़ लिमिटेड। और एक जो चीज़ है, ये जो सोलर पैनल है इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन एक मिनरल है, धातु है, जो वो हम उसको जो है सो मादनियात, वो मिनरल जो है सिलिकॉन वो लिमिटेड है और कॉस्टली है। वो चीज़ जो है सो लगती है, जो मिलती नहीं ज़्यादा। तो वो एक इसका डिसएडवांटेजेस है, सिलिकॉन की दस्तयाबी महदूद है। तीसरी जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, चांदी के वायर बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसके अंदर जो वायरिंग यूज़ होती है सोलर पैनल में वो चांदी की यानी सिल्वर वायर इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर वायर फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल इज़ एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर क्या है, ये सिल्वर के जो वायर होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव है ना, खर्च बहुत लगता है, मगर एक बार खर्च करने के बाद बहुत कम रखा हो, मेंटेनेंस नहीं लगता, मगर यूज़फुल है। तो ये चंद इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है, यानी बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। सिलिकॉन जो मिनरल्स है वो लिमिटेड है, सिलिकॉन की दस्तयाबी महदूद, और चांदी के वायर लगती हैं जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो ये हो गए हमारे सोलर सेल, उसके फ़ायदे और नुकसान, यानी फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और उम्मीद है कि ये सोलर सेल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं, इजी टॉपिक है, जस्ट इसको हम सोलर सेल किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है, कहाँ यूज़ होती है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नॉन कन्वेंशनल वाली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एनर्जी फ्रॉम सी। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल वाली, तब हम देखेंगे कि एनर्जी फ्रॉम सी, मध्य जजर तवानी जिसको बोलते हैं, यानी एनर्जी फ्रॉम सी अगर हम उसको उर्दू में बोलेंगे तो समंदर से समंदर से तवन्नाई। ठीक है, तो समंदर से भी हम तवन्नाई निकालते हैं, ये भी हमारा एक नॉन कन्वेंशनल है, यानी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखेंगे कि हम समंदर से किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है टाइडल एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइडल एनर्जी, उर्दू में उसको बोलेंगे मदोजर तवन्नाई। तो क्या है टाइडल एनर्जी, कैसा इसके ज़रिए हम एनर्जी निकालते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर के ज़रिए आपको मैं समझाऊंगा
ये जो दिख रहा है रीजन हमारा, ये क्या है, समंदर है। फिगर के जरिए आपको समझने में आसानी होगी, समंदर। तो इस समंदर की ये जो है ऐसे नैरो स्पेस, मतलब छोटे रास्ते जहाँ पर समंदर छोटा होता है, यहाँ पर इधर ज़मीन और इधर समंदर, यानी ऐसे जगह पर क्या करते हैं, डैम तामीर करते हैं। क्या करते हैं, डैम। और एक हम रफली फिगर बोले तो ऐसे छोटा जहाँ पर एरिया समंदर का लगता है, इधर बड़ा समंदर जिस तरह से मैं बताया, तो उस जगह पर एक डैम तामीर करते हैं, उसके ज़रिए हम टाइडल एनर्जी। तो होता क्या इसमें, जब दिन का वक्त होता है यानी सूरज, तो उस टाइम सी लेवल क्या है, बढ़ जाता है। क्या होता है, सी लेवल इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है इसका। तो उस टाइम क्या होता है, जो पानी है समंदर का वो पूरा यहाँ पर जमा होता है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो छोटे रास्ते से होते हुए जमा होता है। और रात के टाइम क्या होता है, पानी सी लेवल क्या है, यहाँ का पूरा रिवर्स आ जाता है। तो ऐसे जो छोटे एरिया होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, डैम तामीर करते हैं। क्या करते हैं, डैम को तामीर करते हैं। जैसे ही दिन में पानी का लेवल बढ़ जाता है, सारा पानी यहाँ पर जमा होता है, हम डैम बनाते हैं और यहाँ पर हम गेट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज। यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। और अब डैम तामीर करने के बाद हम पहले भी देखे थे कि डैम से किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो पानी स्टोर होता है वो पानी को क्या है, यहाँ से हम रात में छोड़ देते हैं, यानी ओपन कर देते हैं गेट, और यहाँ पर जो है टरबाइन को लगा देते हैं। जैसे पानी प्रेशर से आता है वहाँ टरबाइन के जरिए कनेक्ट होता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये है प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सी, यानी टाइडल एनर्जी वाला, यानी टाइडल यानी टाइड्स को, यानी पानी को यूज़ करके जो है सो हम एनर्जी को तैयार करते हैं। और इसमें क्या है, एक जो इसका डिसएडवांटेजेस है, ऐसी जगह कम दस्तियाब है, मतलब लोकेशंस वेयर सच डैम कंस्ट्रक्ट आर लिमिटेड, यानी कहीं कहीं ऐसी जगह मिलती है समंदर का जो छोटा पार्ट जहाँ से पानी गुजरता है। तो क्यों हमारे को ये ऐसे ही जगह पर डैम तामीर करना पड़ता है, हम बीच खुले समंदर में नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज़। यानी मधुजर तमन्ना या टाइडल एनर्जी में क्या करते हैं, समंदर का एक छोटा हिस्से जहाँ से पानी गुजरते हैं वहाँ पर एक डैम तामीर करके हम वहाँ से एनर्जी को निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समंदर से तवन्नाई हासिल करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल। उसमें है हमारा जो अगली टॉपिक वो है ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी बहरी हरारती तवन्नाई। ये भी इजी है, कुछ भी नहीं, इसमें खाली चीज़ें हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरह से हम ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए तवन्नाई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ओशन थर्मल एनर्जी यानी बहरी हरारती तवन्नाई किस तरह प्रोड्यूस करती है। होता क्या है, ये जो दिख रहा है हमारे को, ये है हमारा समंदर। क्या है, समंदर। समंदर जो है हमारा, समंदर जब दिन के टाइम में जब सूरज से जब रोशनी आती है तो उसके हीट की वजह से समंदर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी हॉट होता है, गर्म हो जाता है। और कंपेयर टू उसके नीचे का पानी कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो ये जो गर्म और ठंडा है, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम एनर्जी करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। खासकर जो 20 किलोमीटर का जो ये 2 किलोमीटर का जो डेप्थ रहता है उसके दरमियान में 20 सेल्सियस का जो है सो टेम्परेचर हमको देखने मिलता है। तो अब हम करते हैं क्या यहाँ पर कि एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जो पानी सूरज के ज़रिए जो गर्म होता है वो भाप के ज़रिए अमोनिया जो बनकर जो भाप निकलता है, वो भाप से जो है सो हम स्टीम, जो भाप निकलती है वो भाप से हम टरबाइन चलाते हैं और चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, जस्ट जो गर्म पानी जो हीट रहती है वो हीट की वजह से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, जो भाप निकलती है, वो भाप को हम यूज़ करते हुए अपने टरबाइंस को चलाते हैं और टरबाइन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी बहरी हरारती तवन्नाई। आसान है, जस्ट इतना याद रखना है इसके अंदर कि समंदर का जो गर्म पानी है वो गर्म पानी में जो गर्म पानी को हम उसकी जो भाप को यूज़ करते हुए हम एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगली टॉपिक है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। क्या है, जियोथर्मल। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, यानी उर्दू में अगर हम उसको बोलेंगे अर्जी हरारती तवन्नाई। तो अब हम पहले इसका मतलब देखेंगे क्या बोलते हैं। अर्ज का मतलब होता है ज़मीन का, और हरारत इज़ गर्मी। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो जियो मीन
अर्थ, थर्मल मीन हीट। तो ये ज़मीन की गर्मी को यूज़ करके हम तवन्नाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी है ये, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये नॉन कन्वेंशनल अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो होता क्या इसमें, हम अगर हम देखेंगे तो ये फिगर पे गौर कीजिए। ज़मीन के अंदर जो है सो एक हॉट स्पॉट्स होती हैं, बहुत रेयर जगह पर, यानी कुछ कुछ जगह ऐसे रहते हैं जो ज़मीन के ऊपर हॉट स्पॉट यानी गर्म सुराख जिसको बोलेंगे या छेद बोलेंगे होते हैं, उसके अंदर से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। वो भाप को इस्तेमाल करते हुए हम टरबाइन को चलाते हैं और उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इतना शेष में ज़्यादा कुछ नहीं, हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एक ये जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट से जो हीट निकलती है ज़मीन में से, अब वो हीट कैसे निकलती है वो तो टॉपिक नहीं है, फिर मैं बताता हूँ कि वोल्केनो जो ज़मीन के अंदर वोल्केनो होते हैं, मतलब उसको हम उर्दू में आतिशफ़िशां बोलते हैं। वो आतिशफ़िशां के फटने की वजह से कई कई जगह पर ज़मीन में से भाप निकलती है और बहुत ही ज़्यादा हीट वाली भाप रहती है। वो भाप को हम यूज़ करके टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से डायनामो कनेक्ट होता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये चीज़ हो गई हमारी जियोथर्मल एनर्जी, नथिंग बट ज़मीन की हीट को इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि इसको लागत ज़्यादा नहीं लगती, मतलब ये इकोनॉमिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं, टरबाइन वगैरह लगता है उतना ही चीज़। और जो दूसरी चीज़ है, इससे जो एनर्जी हम जब निकालते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो आलूदगी नहीं होती, यानी माहौल इसी कोई आलूदा नहीं होता, यानी नॉट कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं होता। तो ये इसका हो गया एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जियोथर्मल एनर्जी नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी महदूद मुकामात पर ही दस्तयाब है, यानी ज़मीन के हर हिस्से में ये नहीं होता, बहुत ही रेयर कुछ जगहों पर ही ऐसे ज़मीन के हॉट स्पॉट मिलते हैं, यानी जहाँ से गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा क्या है, ड्रिलिंग इन अर्थ डिफ़िकल्ट। अब उसको करना क्या होता है कि हॉट स्पॉट की गहराइयों तक पाइप पहुँचाना मुश्किल है, यानी जहाँ अब ये हॉट स्पॉट जो मिलता है उसके अंदर हम जो पाइपलाइन करते हैं उसको ज़रा बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो एक इसका डिसएडवांटेजेस है, ताकि हीट को ऊपर ला सकें इसलिए उसको पाइपलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी ये डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं इसका। लास्ट में क्या है बोले तो ये जो ज़्यादातर हैं ये जो हॉट स्पॉट यानी जियोथर्मल एनर्जी जो यूज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड और यूएसए में देर आर नंबर ऑफ जीटी, मतलब जियोथर्मल, यानी न्यूजीलैंड और यूएसए यानी अमेरिका में क्या है इसके बहुत ज़्यादा इसके ज़रिए एनर्जी को निकालती है और वहाँ पर ये हॉट स्पॉट हमारे को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जियोथर्मल एनर्जी एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़मीन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ से गर्म भापें निकलती हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जियोथर्मल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारा न्यूक्लियाई तवन्नाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है न्यूक्लियाई एनर्जी। तो यहाँ देखिए नाम सुने होंगे आप लोगों का न्यूक्लियर एनर्जी, ख़ासकर न्यूक्लियर वेपन्स जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो वो उसको भी क्या है हम एज ए एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो कैसा होता है उसको देखेंगे। तो ये जो एनर्जी को प्रोड्यूस होती है किस तरह होती है, न्यूक्लियाई तामुल के नतीजे में पैदा होने वाली तवन्नाई न्यूक्लियाई तवन्नाई कहलाती है। इट इज़ डेफिनेशन, क्या बता रहा हूँ उन्हें, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल। न्यूक्लियाई तामुल, ये जो न्यूक्लियर है उसका तामुल के नतीजे में पैदा होने वाली यानी तामुल के नतीजे में पैदा होने वाली तवन्नाई को न्यूक्लियाई तवन्नाई कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखेंगे द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है कब, न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर, तामुल के तौर पर, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब हम देखेंगे इसको किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो इसका मेथड है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, सबसे पहले एक जो चीज़ हमको यहाँ याद रखना है वो है यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा आइटम है जिसके ज़रिए हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसका अमल, एक अमल है इसका न्यूक्लियर फिजन, जिसको उर्दू में बोलेंगे न्यूक्लियाई इंशक़ाक़, यानी तोड़ने को बोलते हैं। इंशक़ाक़ का मतलब फिजन मतलब तोड़ना टुकड़ों में। अब वो देखें किस तरह से करते हैं। ये जो न्यूक्लियाई इंशक़ाक़ है इस अमल में, यानी किस अमल में, न्यूक्लियाई इंशक़ाक़ के अमल में भारी आइटम जैसे यूरेनियम, क्या, यूरेनियम
भारी एटम मतलब हेवी वजनदार यूरेनियम के न्यूक्लियस को कम तवन्नाई वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी कराकर हल्के न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है। इस अमल में बड़ी मकदार में तवन्नाई पैदा होती है। तो देखिए इसको प्रोसेस को याद रखिए आप लोग। हाँ, क्या होता है, जो भारी एटम्स रहते हैं यूरेनियम के, उनके जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, कम तवन्नाई वाले न्यूट्रॉनों के जरिए बमबारी यानी बम्बार्ड करते हैं इसको, और उसके न्यूक्लियसों को तोड़ा दिया जाता है। मतलब ये जो भारी, अगर हम बोलेंगे ये यूरेनियम है, तो इसको ब्रेक करते हैं हम दो हिस्सों में। करने के बाद इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी रहती है। इसको हम इंग्लिश में एक बार देख लेंगे क्या बता रहा है। द प्रोसेस इन विच द हेवी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, एक अमल है जिसमें क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस यानी वजनदार न्यूक्लियस किसके, यूरेनियम के, स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर यानी इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। व्हेन बम्बार्ड विथ लो, किसके जरिए बम्बार्ड करते हैं इसको, विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों के जरिए इसको तोड़ दिया जाते हैं। इसी को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और क्या होता है, इसके जरिए ए टर्मेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर से एनर्जी निकलती है। यहाँ तक बताया जाता है कि इसके ज़रिए जो छोटे थोड़े से यूरेनियम को जब ब्रेक करके जो एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी होती है वो, हम चाहे तो पूरे एक शहर को उसके ज़रिए तवन्नाई दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ज़्यादा इसके अंदर तवन्नाई होती है, यानी बहुत ज़्यादा तवन्नाई इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये होगा न्यूक्लियाई तवन्नाई और किस तरह से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियाई तवन्नाई के कुछ फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फ़ायदे हैं कुछ, क्या है देखेंगे फ़ायदे। बहुत थोड़ी मकदार से बड़ी मकदार में तवन्नाई पैदा होती है। बताया मैं अभी पहले कि थोड़े से यूरेनियम जब हम न्यूक्लियर एनर्जी से जब तैयार करते हैं तो ज़रा से यूरेनियम से बहुत ज़्यादा हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ना। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यानी थोड़े से न्यूक्लियर फ्यूल से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं होती, यानी नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऐसी इसमें से कोई गैस नहीं लगती जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदे हो गए। अब इसके नुकसान देखेंगे हम, क्या हैं इसके नुकसान। पहला है प्लांट लगाने में कसीर रकम, यानी ये जो प्लांट है, प्लांट को जब वो इंस्टॉल करना होता है उस टाइम क्या है, खर्च बहुत, यानी कई करोड़ों का खर्च लगता है, यानी हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन, यानी इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई लगता है। और दूसरी क्या है, न्यूक्लियाई अशा के रसाव का ख़तरा, क्या होता है, रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। ये जब हम बनाते रहते हैं तो ये यूरेनियम में से जो बहुत ही हार्मफुल डेंजर वाले रेडिएशंस निकलती हैं, शुआएँ जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, तो उसका डर लगा हुआ रहता है ख़ासकर वहाँ पर काम करने वालों को। ये दूसरा इसका नुकसान है। नेक्स्ट, न्यूक्लियाई फुजले को अगर अच्छे से ठिकाने ना लगाया जाए तो माहौल को असर करता है। क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है हम न्यूक्लियर एनर्जी जब प्रोड्यूस करने के बाद उसको क्या है बहुत अच्छे से ठिकाने लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो उससे माहौल को बहुत बड़ा असर होता है, जैसा कि इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड इट्स डिस्पोजल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी माहौल को ख़राब कर सकता है क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही ख़तरनाक रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, रेडिएशंस। वो रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उसको अगर सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया गया तो वो हमारे माहौल को असर करते हैं। लास्ट वन जो चीज़ है इसका, लिमिटेड अवेलेबल ऑफ यूरेनियम, यानी यूरेनियम जो है सो यूरेनियम की महदूद दस्तियाबी, यानी यूरेनियम हर जगह नहीं मिलता। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है किसका, न्यूक्लियर तवन्नाई या न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ये हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, उसको किस तरह से बनाते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मैंने पहले स्टार्ट में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम आखिर में डिस्कस करेंगे। इसको उर्दू में अगर कहेंगे तो हम काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद, इनको हम एज ए डिफरेंशिएट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसानी है, हम चैप्टर पढ़ ले, ये चीज़ को समझने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों देखेंगे, तो ये जो रिन्यूएबल है यानी काबिल तजदीद, ये हमारे माहौल में अनलिमिटेड है, मतलब लामहदूद ना ख़त्म होने वाली तवन्नाई को रिन्यूएबल बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में हमारी दुनिया में ये मौजूद है। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल है वो क्या है, लिमिटेड है, यानी महदूद है, ख़त्म होने वाले हैं, ये कम है, तो उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। दूसरा,
ये जो काबिल तजदीद है, जो रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं हम, ये कैसे साफ़ सुथरी तवन्नाई है, मतलब इससे किसी को नुकसान नहीं है, किसी को मतलब माहौल को, मतलब क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो सोर्स है एनर्जी का रिन्यूएबल एकदम क्लीन वाला है। इसके बरअक्स देखेंगे हम, इसके बरखिलाफ तो नॉन रिन्यूएबल कैसा है, कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन फैलाते हैं कहाँ, माहौल में, जैसा कि माहौल को आलूदा करती है। कौन सी, नाकाबिल तजदीद यानी नॉन रिन्यूएबल। इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिए, तो हम बोलेंगे इंग्लिश का इधर इधर ऐसा हो गया, तो क्रॉस में होने से इस तरह लिखे मैं, कंफ्यूज मत कीजिए, इससे नीचे अलग हो जाता है। तो दूसरा क्या है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कॉज पोल्यूशन करता है, मतलब ये साफ़ सुथरी तवन्नाई, ये माहौल को आलूदा करती है। ठीक है, लास्ट में गया इसके एग्जांपल्स के, वो क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अभी हम जो पढ़े हैं डिस्कस चैप्टर्स में वही चीज़ें सारे हैं। रिन्यूएबल में देखिए एग्जांपल, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, यानी हम रिन्यू कर सकते हैं बार बार। हम देखें हाइड्रो मतलब पानी से एनर्जी बार बार निकाल सकते हैं, विंड मतलब हवाएं हमेशा चलती हैं, उससे भी कोई मसला नहीं, सोलर सूरज की रोशनी से, न्यूक्लियर जो अभी देखें, तो ये क्या है कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके बरक्स देखेंगे हम नॉन रिन्यूएबल फोसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, लकड़ी वगैरह फ्यूल, ये जो है सो नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म होती है। उर्दू में अगर हम देखेंगे तो मिसाल के तौर पर हाइड्रो तवन्नाई, हवाई तवन्नाई, शमसी तवन्नाई, न्यूक्लियर तवन्नाई। इधर देखेंगे तो रकाजी ईंधन, कोयला, पेट्रोल और लकड़ी, ये डीजल भी आ सकता है इसमें। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो उम्मीद है आपको ये खासकर ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछता है कि काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद तवन्नाई में फ़र्क बयान कीजिए, यानी डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तब आसानी से बता सकते हैं ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये क्लीन सोर्स है, ये पोल्यूशन करता है, इसके ये एग्जांपल हैं, इसके ये मतलब हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इधर फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोल एंड वुड, ये हो गए हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ तवन्नाई यहाँ पर ख़त्म होता है, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं आगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम एंड हाय टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस चैप्टर क्लास 10th NCERT उसका